हाँ जी, आ गए हो क्लास 12 में। मैं हूं संयम भ्याना, अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहां पर मुझे मिला था गोल्ड मेडल और मैं रह चुका हूं बोर्ड टॉपर। हाँ जी, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पिछले 1 साल से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, जहां पे हमने ऑलरेडी सारा कंटेंट डाल दिया है। अब बारी है सेशन 26-27 की, मेरे प्यारे नए बच्चों की। बेटा जल्दी से, अगर नए बच्चे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी, दैट्स इट। क्योंकि हमारा गोल रहता है कि हम आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज इस तरीके की करा दे इस चैनल पे। पूरा कोर्स हम डालते हैं कि ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100/100 का सपना सच कर सको। भरोसा नहीं होता तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे जाकर चेकआउट करो कि इस साल जब 24 फरवरी को अकाउंटेंसी का पेपर हुआ तो बच्चों ने क्या बोला। 99, 97, 100, 98, ये सभी बच्चों के स्कोर थे। आप जाकर एक बार चेक करो, सब बच्चे बोल रहे हैं कि भैया 95+, 95+। दिस इज द एम जिसको हम आज से ही टारगेट करेंगे और पूरा साल शिद्दत से पढ़ेंगे। लास्ट में एसआरसीसी तक छोड़कर आएंगे हम आपको। ये है हमारी पूरी जर्नी। आज हम इस जर्नी की शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से, जहां पर हम आज इसके बेसिक्स अच्छे से समझेंगे कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। इसी तरीके से लेक्चर वाइज लेक्चर हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस अक्टूबर एंड तक खत्म करवा देंगे। अकाउंटेंसी के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं MWF पे। ट्यूसडे एंड सैटरडे को आपको मिलने वाला है इकोनॉमिक्स का लेक्चर, एंड थर्सडे को आपको मिलने वाला है BST का लेक्चर। तो पूरा वीक आपका पैक्ड रहेगा। रोज शाम को आपको विद्यम के चैनल पे आना है और अपने लेक्चर्स खत्म करने हैं, दैट्स इट। 100/100 की गारंटी हमारी है, लेकिन आपको शिद्दत से फॉलो करना है। जल्दी से सारे के सारे बच्चे अपना नाम, अपनी प्रेजेंस और एम 100 आउट ऑफ 100 अकाउंटेंसी में जल्दी से लिख देंगे कमेंट सेक्शन में। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 1। देखो, सबसे पहले सिलेबस का हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि पूरी क्लास 12 में आपको क्या पढ़ना है। हालांकि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। 3 किताबें आप पढ़ने वाले हो। पहली आप पढ़ने वाले हो बेटा पार्टनरशिप की अकाउंटेंसी, कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो। जिसमें आप पढ़ते हो कि सोल प्रोप्राइटर में जैसे आपने सीखा था क्लास 11 में, प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। अब फर्ज बनता है कि पार्टनर्स के बीच में बांटा जाए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका तो वही है सेम। हम पढ़ते हैं क्लास 12 में कि पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटा जाए। पार्टनर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई, किसी पार्टनर का एडमिशन हो गया, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव हो गया, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो इन सभी केसेस में कैसे डील किया जाएगा। फिर आप पढ़ते हो कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर आप कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करना सीखते हो। फिर आप सीखते हो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपकी थर्ड बुक होती है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। कंपनी अकाउंट्स में हम बात करते हैं कि कंपनी के खाते कैसे बनेंगे। एनालिसिस में हम बात करते हैं कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किया जाए, कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स निकाले जाए, वो सारी चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप की बुक के अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा। जैसा कि पार्टनरशिप की मैंने बात करी कि इसके अंदर आप पढ़ते हो कि भैया अभी तक जो प्रॉफिट लॉस आया उन्हें पार्टनर से बांटा कैसे जाएगा। नए पार्टनर का एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, या पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, तो उन सभी केसेस में क्या क्या काम होगा, वो सारी चीज हम पार्टनरशिप की किताब में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे हम आपको सिखाएंगे ये पार्टनरशिप क्या होती है, क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं, क्या बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किसको क्या बोला जाता है, किस किस तरीके से चीजों की एंट्रीज या किसी चीजों को समझा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। जो मैं वर्ड्स हाईलाइट करूं आपको भी करने हैं। रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, रिलेशन है बेटा, रिश्ता है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड, जिन्होंने कुछ अग्रीमेंट किया है। किस चीज का अग्रीमेंट किया है। शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, क्या करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स, किसके करेंगे, बिजनेस के। और कैसा बिजनेस वाला, ऐसा बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से समझते हैं कुछ बातें हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। बेटा क्या है ये, बिटवीन द पर्सन्स। व्हेन आई से पर्सन्स, तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा लोग। हम कहते हैं कि जो मिनिमम है वो 2 है और जो मैक्सिमम है वो 50 है। ठीक है, इसके बारे में प्रोविजन ये होता है, ध्यान सुनना, कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50। एक्चुअली में कंपनीज एक्ट 2013 इससे डील करता है। वो कहता है कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 100 कर सकते हैं। उन्होंने कहा मिनिमम तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 100 तक ले जा सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के हिसाब से। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आके परमिशन दी है सिर्फ और सिर्फ 50 की। समझ रहे हैं मेरी बात।
तो इसीलिए ये लिमिट कितनी है 50। वैसे पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लगभग 100 साल पुराना एक्ट इसको गवर्न कर रहा है। पता नहीं क्यों नहीं उसको दोबारा से बना लेते हैं। तो पर्सन्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। दूसरी बात हमने कही कि रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड, इनके बीच में क्या होना चाहिए मेरे बेटा? एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, कोई भी लोग अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट ने बोला कि वो अग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। कोई कंपल्शन नहीं है कि रिटर्न ही करो, बट पार्टनरशिप एक्ट रिकमेंड करता है कि वो रिटर्न हो तो बेहतर है। फिर आता है अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, कि आपको क्या करना है? प्रॉफिट्स को बांटना है। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे पार्टनर्स के बीच में बांटे जाएंगे। ऑफ अ बिजनेस, किसके प्रॉफिट लॉस होने चाहिए? बिजनेस के साथ मिलके बिजनेस करना है ना। बिजनेस का मतलब होता है कि ऐसा कुछ काम करना जो रेगुलर करते हो आप, प्रॉफिट मोटिव होता है ना। ये नहीं कि बाद में मिलकर चोरी चकारी कर रहे हो। बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है या तो सभी मिलके काम कर लें, कि सभी मिलके काम कर लें। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी ये तीनों बैठ जाए इकट्ठे मिलके दुकान पे, या फिर एनी ऑफ देम की अकेला सी बैठा है दुकान पे बट ही एक्ट सबके बिहाफ पे कर रहा है। अगर सी कुछ खरीद बेच कर रहा है तो वो बिहाफ पे कर रहा है सबके, ए बी और सी के। ठीक है क्या? तो कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सारे मिलके काम कर लें, या कोई एक बंदा या 2 बंदे या 3 बंदे सबके बिहाफ पे काम करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेसिक फीचर्स क्या हुए? यही जो मैंने आपको अभी लिखवाए हैं। पहला तो 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। कंपनी एक्ट ने बोला था 100 कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 50 ही रहने दो। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ नहीं बोला, हालांकि उसने रिकमेंड करा, सलाह दी कि भैया रिटर्न रख लो, कल को दिक्कत ना आए। एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव कहते हैं कि एक बिजनेस करना है साथ में मिलकर, ये नहीं कि कुछ भी कर लो, साथ में मिलकर तो शादी भी कर लोगे, है ना। कोई वो पार्टनरशिप थोड़ी हो गया। तो यहां पर हम बात करते हैं कि बिजनेस होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, सभी लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटेंगे। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, सीबीएसई बड़ा पसंद करता है भाई, सीबीएसई बड़ा पसंद करता है इस बात को। अभी अभी बताता हूं क्या होता है। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको आप जानते हो कि बिजनेस या तो सभी लोग मिलकर करेंगे या फिर कुछ लोग सबके बिहाफ पे एक्ट करेंगे। नो सेपरेट एंटिटी, इसके बारे में भी बात करते हैं, है ना। बाकी सारे फीचर्स हमने पढ़ लिए थे, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? या तो आप इसको बोलते हो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, या आप इसको बोलते हो म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, मतलब सुनो जल्दी से। कहते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। मतलब यह है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। ये तीनों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, मालिक भी है एक दूसरे के, और एक दूसरे के नौकर भी है। प्रिंसिपल का मतलब मालिक, एजेंट का मतलब नौकर। अब मैं आपको थोड़ी सी डेप्थ में, अगर आपको नहीं भी समझ आता तो आपको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि मैंने क्या बोला। एग्जाम्पल अगर समझ आ रहे तो बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर ये सी एज एन एजेंट का मतलब होता है बेटा कि जिसको हम भेजते हैं कि जा काम करके आ, है ना। अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मैं अपने एजेंट को बोलूंगा कि जा यार कोई डील साइन करा। सी अगर कोई डील साइन करता है तो ए और बी को भी माननी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में? सी अगर कोई डील साइन करता है इस फर्म की, इस बिजनेस की, तो ए और बी को भी माननी पड़ेगी। तो यहां पर सी क्या हुआ? एजेंट, क्योंकि सी जो काम कर रहा है उसकी बाइंडिंग किसके ऊपर है? ए और बी के ऊपर भी है। तो ए और बी क्या हो गए बेटा? प्रिंसिपल हो गए। समझ में? सुपोज करो ए कुछ करके आ गया, बी और सी को मानना पड़ेगा, तो ए क्या हुआ? एजेंट, और बी और सी क्या हुए? प्रिंसिपल। यही कहता है कि दे ऑल आर द प्रिंसिपल्स एंड दे ऑल आर द एजेंट्स। इसे को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी, कि सभी आपस में एक दूसरे के एजेंट हैं। अगर किसी एक ने एज एन एजेंट कोई काम कर दिया तो बाकी दोनों को एज अ प्रिंसिपल वो काम मानना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है? देखो, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाते हैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, ओवरऑल हम 2 चीजों में पढ़ाते हैं। एक तो हम पढ़ाते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, और एक हम पढ़ाते हैं सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? देखो,
सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस के मालिक है वो लीगली अलग अलग है या एक ही है। मतलब कि विद्यम का मैं एक पार्टनर हूं, तो अगर कोई कोर्ट केस विद्यम पे होता है या विद्यम की कोई लाइबिलिटी है तो वो मुझे पर्सनली पे करनी पड़ेगी अगर विद्यम नहीं कर पा रहा है एज अ बिजनेस। तो इसका मतलब हम लीगली अलग अलग नहीं है, लीगली हम सेम ही हैं। तो लीगल एंटिटी की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर नॉट सेपरेट, वो अलग अलग नहीं है। ये सीयूटी में बहुत काम आती है चीजें। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म ये दोनों लीगली एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब होता है खाते बनाना। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म इनके खाते अलग अलग बनते हैं। ये नहीं कि पार्टनर जो बिजनेस का खर्चा है वो पार्टनर का खर्चा, नहीं, मतलब कि बेसिकली इनके खाते अलग अलग बनेंगे। तो यार यस, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है बट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। चलो भाई, बात करते हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हो तो एज अ पार्टनर आपके क्या क्या अधिकार है, ये एज इट इज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। पहला अधिकार होना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो? टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, आप बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि बुक्स हमारी सही है नहीं है, उनमें कुछ कमी पेशी तो नहीं है, ये सारी चीजें कर सकते हो। टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कि आप सभी प्रॉफिट्स में अपनी हिस्सेदारी कह सकते हो, भैया प्रॉफिट दो, लॉसेस में भी आपकी हिस्सेदारी है। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म, अगर आप एज अ पार्टनर फर्म को लोन देते हो, फर्म को पैसा देते हो ब्याज पे, तो आपको एज अ पार्टनर आप उसके ऊपर ब्याज रिसीव करोगे। टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो आप उसे आने से रोक सकते हो, आपके पास उसका हक होता है। टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ नोटिस, आप इस फर्म में से, इस बिजनेस में से रिटायर भी हो सकते हो एक नोटिस देने के बाद। ठीक है जी। फिर आता है लाइबिलिटीज। दो लाइबिलिटीज आती है, बच्चों को अक्सर डिफिकल्टी होती है इनको समझने में, ध्यान से समझना क्या है। पहली लाइबिलिटी तो होती है कि आप एक कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल राहुल और साहिल, ये दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने मिलकर क्या करा है, एक कोचिंग बनाई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया है। तो राहुल अब कोई अलग से कोचिंग नहीं बना सकता पर्सनल, बिना इसके एक्सेंट के, मतलब सारे पार्टनर मान जाए फिर ठीक है, लेकिन अगर साहिल नहीं माना और उसने कोचिंग बना दी, जो दूसरी कोचिंग बनाई, अगर उसका कोई भी प्रॉफिट हुआ तो इस कोचिंग में आएगा, इस कोचिंग को मिलेगा जो इनकी कंबाइंड वाली है। लेकिन अगर इधर कोई लॉस हुआ तो वो अकेला बियर करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर किसी पार्टनर ने कंपीटिंग बिजनेस किया विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे वो जो भी प्रॉफिट्स होंगे इस फर्म को देने पड़ेंगे, लॉसेस हुए तो उसको खुद को बियर करने पड़ेंगे। पहली लाइबिलिटी तो ये है। दूसरी लाइबिलिटी है कि राहुल और साहिल की जो कोचिंग है उसमें से कोई भी पार्टनर अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं ले सकता। कि ये नहीं कि राहुल कहे अरे मैंने तो 3 बच्चे पढ़ाए, तूने 2 पढ़ाए, तो मुझे फालतू पैसा दो, नहीं, वो नहीं होगा। तो अगर आप उस बिजनेस से अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकते, जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्म का होगा और एज पर द अग्रीमेंट प्रॉफिट लॉसेस आपके बटेंगे। समझ में? ये दो लाइबिलिटीज हैं, यहां लिखी हुई है। फिर आता है पार्टनरशिप डीड। ये क्या होती है? मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनर्स हैं, उनके बीच में जो अग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। हमने बोला था कि ये जो अग्रीमेंट है, ये जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। कि भैया अग्रीमेंट जो है वो यहां क्यों लिखा? अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर तो बेटा वो ओरल है तो ठीक है, तुमने बातों बातों में जो कर लिया, हमें क्या। लेकिन अगर वो रिटन है तो उसका नाम क्या होगा? पार्टनरशिप डीड। अरे सिर्फ पार्टनरशिप डीड ही नहीं, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है क्या? दो नाम से जानते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड होती है ये बनाई कैसे जाती है? इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन ये इसको गवर्न कौन करता है, किसके हिसाब से बनाई जाती है? ये बनाई जाती है स्टैंप एक्ट के हिसाब से। स्टैंप्स एक्ट के हिसाब से 1899
1899, हाँ जी मोस्ट प्रोबेबली यही है, एक बार फिर भी चेकआउट कर लेना, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा। स्टैम्प एक्ट के हिसाब से बनाई जाती है। अक्सर बच्चे कह देते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बनाई जाती है, जो कि गलत है और सीयूटी में क्वेश्चन आता है बार बार, एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा भी है। तो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में फिर भी ऐसा सेट फॉर्मेट नहीं है कि एज इट इज ये चीजें तो होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस की बात है यार, कुछ चीजें क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि भैया बिजनेस कहां पर है, उसका नाम क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के नाम क्या है, वो कहां रहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना, कि पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, पता होना चाहिए कौन कितना कैपिटल लगाएगा बिजनेस में, कौन कितना पैसा डालेगा, कौन कितनी ड्रॉइंग्स कर सकता है, पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कि अगर मालिक ने कैपिटल डाली तो उसके ऊपर कितना ब्याज मिलेगा उसको, वैसे ब्ला 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 बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट थ्योरी के क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछता, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ठीक है क्या। चलो फिर आता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां से आपका असली चैप्टर शुरू होता है, बहुत ध्यान से याद कर लेना। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर एक बिजनेस के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स लगेंगे, ये बताए हैं हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन बातों को माना जाएगा। एक और बात सुनो, ये हम आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इन चीजों के बारे में चुप है, साइलेंट है, तो आपको ये मान लेना है जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन के हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जानना, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है पार्टनरशिप का और उस क्वेश्चन में इन बातों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो मैं जो यहां पर लिखूंगा वो आपको मानना है, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में प्रॉफिट लॉसेस को बांट रहे हैं, तो आप क्या मान के चलोगे, आप मान के चलोगे इक्वल है, कि वो लोग प्रॉफिट लॉसेस को कैसे बांट रहे हैं, बराबर बराबर बांट रहे हैं, इक्वल बांट रहे हैं। मतलब अगर 2 पार्टनर्स है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, 4 है तो 1:1:1, समझ है मेरी बात, ठीक है, इक्वल बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात तो कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो मालिकों ने बिजनेस शुरू करते हुए पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर ब्याज कौन किसको देगा, पहले तो ये सोचो। मैंने बिजनेस शुरू करते हुए बिजनेस में कुछ पैसा डाला, इसका ब्याज बिजनेस मुझे देगा ना, है ना। बिजनेस के लिए खर्चा है कि इनकम है, बिजनेस के लिए खर्चा है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आगे काम आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि बिजनेस आपको कितना ब्याज देगा आपकी पूंजी पर, आपने जो कैपिटल लगाई है उस पर, तो 0 अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अगला देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जो आपने पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो उसके ऊपर कौन ब्याज देगा, सोचो। ये बिजनेस, ये मैंने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो इस पैसे पे ब्याज कौन देगा, मैं दूंगा, किसको दूंगा, बिजनेस को दूंगा, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसके ब्याज के बारे में, तो कितना माना जाएगा, 0। काम की बात तो ये है ना, काम की बात तो ये है कि वो कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन से लोन की बात कर रहे हो भैया, लोन तो 2 तरीके के होते हैं, लोन तो 2 तरीके के होते हैं। एक तो लोन होता है बेटा पार्टनर टू फर्म, है ना, कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, और दूसरा होता है फर्म टू पार्टनर, दूसरा होता है फर्म टू पार्टनर। जल्दी से, लोन 2 तरीके के होते हैं, या तो पार्टनर फर्म को देगा या फर्म पार्टनर को देगी। अच्छा, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और क्वेश्चन साइलेंट है उसके ब्याज के बारे में, पहले तो ये सोचो लोन, इस पे ब्याज कौन किसको देगा। अगर लोन पार्टनर ने फर्म को दिया तो इसका इंटरेस्ट फर्म देगी, किसको देगी, पार्टनर को देगी। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो फर्म कितना इंटरेस्ट देगी, एट द रेट 6% पर एनम। कितना इंटरेस्ट देगी, 6% पर एनम। यही अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, यही अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया,
तो कौन किसको ब्याज देगा? पार्टनर देगा फर्म को। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो पार्टनर फर्म को कितना ब्याज देगा? 0, बिल्कुल 0, कुछ नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो, फिर आता है रेम्यूनरेशन। बेटा रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, सैलरी या कमीशन, दो चीज आती है इसके अंदर। क्या क्या आती है? सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर। कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है सैलरी कमीशन के ऊपर कि कितनी सैलरी या कितना कमीशन पार्टनर को दिया जाए, तो हम क्या मान के चलते हैं? 0। फिर आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हम बोलते हैं कि एक नया पार्टनर अगर एडमिट होना चाहता है, एक नया पार्टनर अगर एडमिट होना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। क्या कहा मैंने? कि अगर कोई पार्टनर नया आना चाहता है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑल का मतलब होता है सभी के सभी, मेजॉरिटी नहीं चलती। सपोज करो 10 पार्टनर से 11वां आना चाहते हो, 10 के 10 की यस होनी चाहिए। कोई एक भी अगर मुकर गया तो आप नए बंदे को पार्टनरशिप में नहीं ला सकते हो। चलो जल्दी से रिवाइज करेंगे क्या? जल्दी से रिवाइज करेंगे क्या? जल्दी से सारे बच्चे आंखें बंद कर लेंगे, जल्दी से सारे बच्चे आंखें बंद कर लेंगे। कर ली? चलो, नंबर 1, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स लगेंगे? सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, जोर जोर से बोलना। मम्मी भी सुन के बोले अरे मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है। अच्छा, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? इक्वल, सभी लोग बराबर बराबर प्रॉफिट्स को बांटेंगे। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, कोई भी कैपिटल पे ब्याज नहीं मिलेगा मालिकों को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग करी तो वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देंगे फर्म को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 0। रेम्यूनरेशन, इसके अंदर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर आती है, वो भी क्या होंगी? 0। इंटरेस्ट ऑन लोन, वहां पे दिमाग लगाना। लोन दो तरीकों से हो सकता है, पार्टनर टू फर्म या फर्म टू पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उनको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर 0 ब्याज देगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में पार्टनर का एडमिशन कब हो सकता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या मेरी बातें समझ में आई? वेरी गुड। अच्छा, आंखें खोल लो। अगर इनमें से किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन ने बोल दिया, सपोज क्वेश्चन कहते हैं कि प्रॉफिट तो ऐसे बटेंगे 9:1 की रेशो में, तो ऐसे बांटो, फिर अपना भूल जाओ। क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो 15% देना है, तो फिर 6% नहीं 15% दोगे। क्या मेरी बात समझ में? अगर क्वेश्चन ने इनमें से किसी भी चीज के बारे में कुछ बोल दिया तो क्वेश्चन की मान लो। क्वेश्चन अगर चुप है तो इन बातों की मान लो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक सवाल देखते हैं, छोटा सा सवाल देखते हैं। चलो जी, चलो जी, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, Amar had invested more capital than the other partners and demands for interest on capital at the rate 10% per annum. But Karan and Charu do not agree with him and they are partners in a firm and they do not have. कहता है इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। और एक पार्टनर कहता है भैया मैंने तो ज्यादा पैसा लगाया है, मैंने तो ज्यादा पैसा लगाया है, मुझे 10% पर एनम का ब्याज दो। तो क्या दोगे? नहीं देंगे। क्या दोगे? नहीं देंगे। नो नो नो, नहीं देंगे। कौन सही है? करण एंड चारू सही कह रहे हैं, नहीं देना। क्यों? क्योंकि जब डीड नहीं होती तो हम कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, ये वाला देखते हैं। चलो, करण वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। चारू ऑब्जेक्ट करता है। एक बंदा पार्टनर लाना चाहता है, एक बंदा मुकर रहा है। एडमिशन कब हो सकता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर एक भी मुकर गया तो नहीं आ पाएगा। तो हियर चारू इज राइट। तो इंदर नहीं आ सकते हो मेरे भाई, इंदर को एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये देखते हैं। अमर विड्रू 1 लाख फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब कि ड्रॉइंग्स। करण एंड चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज्ड फ्रॉम हिम एट द रेट 10% पर एनम। क्या चार्ज कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट या पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 0। तो यू कैन नॉट चार्ज। नो चार्ज, नो चार्ज, नो आईओडी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में? सारे क्वेश्चंस कर लोगे, आराम से कर लोगे। चलो, आज की क्लास का आखिरी पेज, दैट इज व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट आर द एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। बहुत ध्यान से सुनना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं। आज की क्लास हम खत्म करेंगे इस टॉपिक पे, कल की क्लास हम शुरू करेंगे इसी टॉपिक से, तो आपको 2 बार हो जाएगा। ठीक, देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये समझने के लिए
बहुत बेसिक सी चीज पता हो कि जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, बिजनेस के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं, एक्सपेंसेस दैट अ बिजनेस, लिखना है मेरे बेटा सबने, हैज टू इंकर, business has to incur whether there are profits or losses। अगर एक बिजनेस में प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, फर्क नहीं पड़ता, उसको वो खर्चे करने ही पड़ेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। एक्सपेंसेस दैट अ बिजनेस pays only if there are profits। अगर एक बिजनेस में प्रॉफिट्स हैं, वो तभी इन खर्चों को करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेसिक मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि चार्ज, ये चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब कि इनको तो आपको देना ही पड़ेगा। ये जो सारी चीजें हैं, दे आर पेड बिफोर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स, मतलब कि प्रॉफिट्स को निकालने से पहले ही ये पे करने पड़ जाते हैं। ये मतलब प्रॉफिट बाद में निकलते, सारे खर्चे कर दोगे, फिर पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मेरी जान डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रॉफिट्स को बांटोगे कैसे, तो दे आर पेड आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स। ये भैया प्रॉफिट्स निकल गए, फिर देखोगे क्या हम इन्हें पे कर भी सकते हैं या नहीं, और उस हिसाब से आप इन्हें पे करके आओगे। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या हुए, एक तरीके से मतलब प्रॉफिट निकालने से पहले जो खर्चे कर लोगे आप, और प्रॉफिट आने के बाद आप देखोगे कि ये कहां जाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अब सोचिए, देखो एक बिजनेस है, उसको अपनी दुकान का रेंट भरना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो रहे चाहे लॉस हो रहे, मतलब प्रॉफिट निकालने से पहले आपको रेंट भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, अपने इंप्लॉइज की सैलरी देनी पड़ेगी, अपना कोई ब्याज है तो वो देना पड़ेगा। जितने भी खर्चे जो अपने क्लास 11th के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े थे, वो सारे के सारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट थे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी टू इंप्लॉइज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी खर्चे, कोई भी खर्चे, आपके परचेजेस आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, जो आपने माल खरीदा, ईटीसी ईटीसी। क्या मेरी बात समझ में, ये सभी खर्चे क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या आता है, ऐसे खर्चे जो फर्म के खर्चे हैं टुवर्ड्स पार्टनर, जो उसने मालिकों को देने हैं, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर। अगर एक फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी देना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे, कि प्रॉफिट्स होंगे तभी दे सकते, अदरवाइज नहीं दे सकते। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, कि पार्टनर को कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, रिजर्व्स में पैसा डालना। एक बिजनेस रिजर्व्स में तभी पैसा डाल सकता है जब प्रॉफिट्स, अदरवाइज तो डाल नहीं सकता। तो ये चार चीजें कहाँ आती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में आती है। तो आज की क्लास में बेसिक बस इतना ही, इसके आगे हम कल जाएंगे, है ना, ये नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन, ऐसा नहीं है। इसके आगे इन डेप्थ में कल की क्लास में जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे खर्चे जो बिजनेस प्रॉफिट निकालने से पहले करता है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट निकालने के बाद अगर प्रॉफिट्स हो तभी करता है। यहां पर हमने बोला एग्जांपल के तौर पे कि इंप्लॉइज को सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, परचेजेस है, एवरी खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा था, वो सारे यहाँ पे जाते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, प्रॉफिट्स निकलने के बाद दिए जाते हैं। तो इनको हम ट्रीट कहां करते हैं, बेसिकली नया खाता बनाते हैं जिसका नाम होता है P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। यहां से प्रॉफिट्स तो निकल गए, अब उनको एप्रोप्रिएट करो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, उनको एप्रोप्रिएट करने के लिए इस खाते का आप यूज करते हो। तो अब आज के लिए यहाँ पे आराम देते हैं। अगर आप सबको समझ आ गया तो जल्दी से नीचे लिख दो डन, भैया ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे अगले पार्ट में, बहुत शिद्दत से आराम से चीजों को समझेंगे। जाते जाते होमवर्क लेकर जाओ, जाते जाते होमवर्क लेकर जाओ। सभी बच्चे इसका, इसका और इसका, इन तीनों पार्ट्स का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, एम 100 आउट ऑफ 100 कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, भर भर के बच्चों का दिखना चाहिए। मिलेंगे अगली क्लास में फंडामेंटल्स के पार्ट नंबर 2 के साथ, और पूरा सिलेबस इसी तरीके से शिद्दत से आराम आराम से खत्म करेंगे। जल्दी से अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल रहा हूँ, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रहा हूँ, वहां पे डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो हर जगह आप अच्छे से फॉलो कर लेना ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो, स्टार्टिंग से ही आपकी जर्नी बहुत स्मूथ चले। बाय बाय, टेक केयर।